हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लेसन 6 मेजरमेंट एंड मोशन। उस चैप्टर को हम रीड कर चुके हैं और उसका बुक वर्क और डी पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका ई पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ मेजरमेंट नीड बोथ अ नंबर एंड अ यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कि हमें एक मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, मेजरमेंट में हमें नंबर और यूनिट दोनों की ज़रूरत क्यों होती है। तो आंसर है हमारा वी नीड बोथ द नंबर एज वेल एज द यूनिट। हमें नंबर की और क्या है यूनिट की ज़रूरत होती है टू एक्सप्रेस करने के लिए, द मेजरमेंट मेज़र करने के लिए, मापने के लिए, इन अ प्रॉपर एंड कंप्लीट वे। यानी कि हम अच्छे से प्रॉपर वे में, ताकि हम क्या उसको मेज़र कर सकें, माप सकें। इसलिए हमें क्या है यूनिट की भी और नंबर दोनों की ज़रूरत होती है। ये टॉपिक हमने रीड किया था, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही किया था। अब हमें एक एग्जाम्पल भी देना है कैसे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी जस्ट से, अगर हम सिर्फ कहें फोर, मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि फोर, कि आप मार्केट गए हैं और आपको कपड़ा लेना है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ कहते हैं कि किसी शॉपकीपर को बोल रहे हैं कि अंकल मुझे फोर दे दीजिए, ठीक है, तो शॉपकीपर भी, उसको भी नहीं पता होगा कि क्या देना है। फोर फोर के साथ आगे हमें कुछ और चीज़ भी तो लगानी थी। ठीक है, क्या पता वो आपको 4 kg सलवार का कपड़ा दे दे, या पैंट का कपड़ा दे दे, या सूट का दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सिर्फ कह दिया कि फोर दे दो, क्या फोर, वो तो समझ नहीं पाएगा, क्या तो उसके पास और मटेरियल है। तो वही बात है कि द अदर पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड, जो पर्सन है वो समझ नहीं पाएगा वट वी मीन, कि क्या मतलब है। हैंस वी हैव टू यूज़ अ यूनिट, इसलिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं इसके पीछे लगा दूँ लेंथ। ठीक है, अगर मान लो मुझे लेंथ के लिए मेज़र करना है, ठीक है, तो मान लो कि अगर मैं इसके पीछे मीटर लगा दूँ 4 मीटर, तो इजीली क्या होगा, मुझे 4 मीटर क्या है कि मैं कपड़ा ले सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं 4 के आगे किलोग्राम लगा दूँ, केजी लगा दूँ, तो क्या पता आप क्या है, कुछ भी मान लो वेजिटेबल ले रहे हैं, ठीक है, 4 किलो सेब हो गया, 4 किलो अनार हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि आप किस यूनिट से पता चलेगा। और अगर हम सिर्फ कहें मीटर्स, द पर्सन विल वंडर हाउ मैनी मीटर्स। अब मान लीजिए कि आप कपड़ा लेने जा रहे हैं, आप सिर्फ कहें कि अंकल मीटर दे दो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे यूनिट यूज़ किया मीटर, बट नंबर यूज़ नहीं कहा कि कितने मीटर चाहिए आपको। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगी जानना कि आपको कितने मीटर्स चाहिए। इसलिए वी हैव टू टेल द नंबर, इसलिए हमें नंबर भी बताना पड़ेगा टू एक्सप्रेस द राइट क्वांटिटी, और राइट क्वांटिटी में, ताकि आपको जितना मीटर कपड़ा चाहिए आप उतना ही ले सके। इसीलिए नंबर भी ज़रूरी एंड यूनिट भी, दोनों की दोनों चीज़ क्या है, ज़रूरी है मेज़रमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ अ फुट स्टेप और अ हैंड स्पैन नॉट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। कि जो हम फुट स्टेप कि अपने पैरों के कदमों से और क्या अपने हाथ से ही कोई भी, मान लीजिए मुझे लेंथ को मापना है, तो मैं अपने इसका जैसे हाथ से मेज़र करते हैं ना, कि जैसे मैं कहूँ कि कॉपी इतनी है, फिर इतनी, उसके बाद ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने हैंड का यूज़ क्यों नहीं करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए। A footstep or a handspan cannot be used as a standard unit of length. हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, ना तो फुट स्टेप का और ना ही हैंड स्पैन का। क्यों? बिकॉज द लेंथ ऑफ अ फुट स्टेप और अ हैंड स्पैन ऑफ डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट। क्योंकि जो फुट स्टेप पैरों के कदम लगा के चलिए, ठीक है, या आपके हैंड है, वो हर पर्सन के अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो फुट स्टेप और अ हैंड स्पैन एंड अदर सच मेजरिंग सिस्टम्स, और जो बाकी ऐसे मेजरिंग करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम्स का, उसका यूज़ नहीं कर सकते हम एक स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि अब मुझे कोई कपड़ा मेज़र करना है। ठीक है, अब मान लो कि मैं अपने हैंड का यूज़ कर रही हूँ, मेरे हैंड से तो वो हो गया 12 हैंड स्पैन। ठीक है, और किसी के हैंड से हो रहा है, दूसरे के हैंड से हो रहा है वो 10 हैंड स्पैन। ठीक है, तो उनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी, क्योंकि डिफरेंट पर्सनस के हैंड क्या है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राधा वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लेबोरेटरी। राधा है साइंस लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही थी। द मीटर स्केल
मीटर स्केल दैट शी वॉज यूजिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, जो उसने मीटर स्केल का यूज़ किया था स्ट्रिंग की लेंथ को मेज़र करने के लिए, वॉज वोर्न आउट, वो क्या टूट गया था, बिटवीन इट्स 1 सेंटीमीटर एंड इट्स 2 सेंटीमीटर मार्क्स, कि जैसे जो स्केल होता है उसका जो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर था वो टूट गया था ड्यू टू ओवर यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से। मान लीजिए कि ये क्या है, स्केल है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ मेज़र कर रही हूँ, तो उसने क्या बोला कि जैसे इसमें 0 1 2 ये नंबरिंग होती है, तो उसका स्केल था वो यहाँ टूट गया, इतना पोर्शन टूट चुका है, सिर्फ 3 से ही उसमें ये डिजिट हमें दिख रहे थे। तो फर्स्ट केस में इन्होंने क्या किया, शी मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बाय कीपिंग इट वन एंड एट द 3। अब मान लीजिए कि 2 तक इसके ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है, टूट चुके थे, तो वो मेज़र कहाँ से करेगी, 3 से। यहाँ उसने क्या किए, 3 से मेज़र करना शुरू किया। इफ़ द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग रीड्स 92.8 सेंटीमीटर, अगर वो क्या करें, स्ट्रिंग के दूसरे एंड को 92.8 सेंटीमीटर से रीड करें, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है कि उसकी एक्चुअल में लेंथ कितनी थी, क्योंकि अब देखिए यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है मान लीजिए, तो जब हम इसको मेज़र करेंगे उसमें भी तो फ़र्क पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये दोनों तो उसमें काउंट नहीं हुए, ब्रेक हो चुका था, 3 से हमने इसको मेज़र करना शुरू किया, ठीक है। तो हमें उसकी लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की। एंड सेकंड उसने पूछा है राइट द प्रिकॉशंस, हमें सावधानियां बतानी है व्हेन अ मीटर स्केल इज बीइंग यूज फॉर मेजरिंग अ गिवन लेंथ, कि जब हम एक मीटर स्केल का यूज़ करना हो लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो देखो हमें इनिशियल मार्क दिया था कि उसने कहाँ से मेज़र करना शुरू किया, 3 से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर से इनिशियल, यानी स्टार्टिंग उसने मेज़र किया 3 से, और फाइनल था उसका 92.8 सेंटीमीटर। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, तो वो कैसे बताएंगे कि जो फाइनल था उसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं इनिशियल मार्क को, तो हमें क्या है उसकी एक्चुअल लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि उसने 0 1 2 जो आगे मेज़र करते हैं वो पार्ट तो था ही नहीं, तो उसको लेंथ कितनी पता चली थी मेज़र करने पे कि वो 92.8 है, बट ये तो रॉन्ग था, क्योंकि स्केल क्या था, वो तो आगे से टूटा हुआ था, तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी, वो 89.8 थी। आगे है बी पार्ट में, उन्होंने कहा था हमें प्रिकॉशंस बतानी, क्या सावधानियां रखोगे आप, ठीक है। पहला है कीप द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, कि हमें स्केल को रखना है एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ, उसकी लेंथ के अलोंग टू बी मेजर्ड, कि हमें जो चीज़ मेज़र करना है, ठीक है, उसको हमें उसके अलोंग रखना है, बिल्कुल उस पर फिक्स करके रखना है। सेकेंड पॉइंट है द जीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड, कि जब भी आप स्केल से मेज़र कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे हमने ए पार्ट में किया था ना कि स्केल का जो फर्स्ट 0 1 2 3 से वो ब्रेक हो गया था, ठीक है, वो ब्रेक हो गया था, तो जिसकी वजह से उसकी एक्चुअल लेंथ में भी फ़र्क आया था। तो हमेशा हमें जो स्केल रखना है, कहाँ पे ज़ीरो मार्क है जहाँ पे, वहाँ पे ही आपको स्केल को रखना है। थर्ड पॉइंट है कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट, आपको अपनी आइज को वर्टिकली रखना है, बिल्कुल फिक्स उसी पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर, एंड इन लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन, और जहाँ पे आप रीडिंग ले रहे हैं, बिकॉज अगर आपकी आइज वर्टिकली ना हो, साइड में हुई, तो आपकी जो वैल्यू है उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। फोर्थ डोंट यूज़ वोन आउट और ब्रोकन पोर्शन ऑफ द मीटर स्केल, कि कभी भी वोन आउट कोई भी टूटा हुआ या बहुत पुराना स्केल मत यूज़ कीजिए फॉर मेजरिंग लेंथ, उससे भी क्या है कि लेंथ में फ़र्क आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस देना हमें, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, और हमें इनके हर एक के क्या है एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो सबसे पहले है रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इफ इट डजेंट चेंज इट्स पोजिशन, अगर वो अपनी पोजिशन को चेंज ना करे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जैसे अ फिक्स्ड क्लॉक, अब एक वॉच है, ठीक है, क्लॉक है, घड़ी है, वो एक जगह फिक्स है, अगर जब तक वो क्या है कि अपनी पोजीशन चेंज तो नहीं करेगी, खुद तो पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वो एक जगह फिक्स है, यानी वो रेस्ट पर है। सेकंड इज स्टैंडिंग, अब मैं मान लीजिए मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मैं चल नहीं रही हूँ, तो इट मीन मैं क्या हूँ, रेस्ट पर हूँ, बिकॉज मेरी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई। सेकंड है मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, इफ़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स,
इसमें क्या करेगा, रेस्ट में तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, रेस्ट का मतलब एक जगह है, मोशन का मतलब चल रहा है वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसमें पोजीशन को चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल विंड, जैसे हवा है वो चलती है। अब मूविंग बस, एक बस है वो एक जगह तो है नहीं है रेस्ट पर, वो क्या है, मूव कर रही है, मोशन में है यानी। फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने कहा है हमें डिफरेंस बताने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पार्टीज रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन। तो पहले हम रेक्टिलिनियर मोशन को पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन if the changes in its position are all along a straight line path। देखो रेक्टिलिनियर है, लीनियर का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, रेक्टी मीन्स वन, जो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे अगर वो उसकी पोजीशन को चेंज कर देती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आए। और ये है कर्विलीनियर। कर्विलीनियर मतलब क्या, कर्व की फॉर्म में बनेगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ कर्विलीनियर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वो क्या करता है, मूव करता है अलोंग अ कर्व्ड लाइन, वो कर्व बना होगा, ठीक है, कर्व फॉर्म में। ये तो होगा सीधा स्ट्रेट लाइन में और ये कर्व में होगा। रेक्टिलिनियर का एग्जांपल, द मोशन ऑफ प्लेन्स इन द स्काई। अब आसमान में जब क्या प्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल क्या, वो रेक्टिलिनियर मोशन में होगा। एंड कर्विलिनियर में होगा मोशन ऑफ अ बास्केटबॉल इन द बास्केट। अब जब आप बास्केटबॉल को डाल रहे हैं बास्केट में, ठीक है, तो आप उसको सीधा तो नहीं डालते हैं, वो क्या है, वो कर्व होकर जाएगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा कर्विलिनियर मोशन। बी पार्ट है हमारा रोटेशनल एंड रेवोल्यूशन। पहले है रोटेशनल। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रोटेशनल। एक ऑब्जेक्ट को हम रोटेशनल कहेंगे इफ इट कीप्स ऑन मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है राउंड एंड राउंड, गोल गोल, ठीक है। और कीप्स ऑन स्पिनिंग, और क्या है, स्पिन कर रहा है यानी कि अपने ही जैसे बोलते हैं ना एक्सिस पे मूव कर रहा है, विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस, अपनी जगह को चेंज किए, अपने ही एक ही पोजीशन पे वो मूव कर रहा है। जैसे अ मूविंग फैन, अब फैन है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है, इधर उधर तो नहीं जाता, वो एक ही पोजीशन पे होता है, ठीक है, अपनी जगह को तो नहीं चेंज करता, तो वो होगा हमारा रोटेशनल। एंड सेकंड है हमारा रिवोल्यूशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ रिवोल्यूशन। एक ऑब्जेक्ट को हम रिवोल्यूशन कहेंगे इफ इट मूव्स, अगर ये मूव करे अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, सेंटर के पॉइंट से, ठीक है, मूव करे, चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करे कंटिन्यूसली, कंटिन्यू पोजीशन को चेंज करती रहती है, यूजुअली फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, और कैसे, सर्कुलर पाथ में। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, इसकी पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होएगी, और कैसे करेगी वो, ऐसे सर्कुलर मोशन में क्या है, वो रिवॉल्व करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन, कि जो ये अलग अलग टाइप के मोशन है इनको डिफाइन करना है। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन इफ द चेंजेस इन इट्स पोजीशन, कि अगर ये क्या है कि जो इसकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है आर ऑल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, जैसे मार्च वो करते हैं ना, कि जैसे परेड वगैरह भी चलती है इनकी सोल्जर्स की, तो बिल्कुल क्या वो स्ट्रेट लाइन में ही, बिल्कुल ही क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मीन्स जो सर्कल में मूव करेगा। सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर्कुलर मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे, मूवमेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की, वाइल रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब ये क्या है, कैसे रोटेट करेगा, ये एक सर्कुलर पाथ में, ऐसे सर्कल में ही करेगा ट्रैवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग कार्स व्हील, कि जैसे कार जब मूव करती है उसके जो व्हील होते हैं, उसके पहिए होते हैं, तो वो भी क्या, वो कैसे कैसे सर्कुलर में ही मूव करेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा 6 आंसर। तो हमारा 6 चैप्टर होता है अब कंप्लीट। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हम कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं और इसका बुक वर्क हो गया और डीई पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।
अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज़ आपने खुद ही देखा होगा कि जो भी हमने क्वेश्चन आंसर किए आज, चाहे वो बुक वर्क किया हो, सारे के सारे टॉपिक क्या है, चैप्टर से ही रिलेट करते हैं, चैप्टर वाला ही होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आ जाए तो आपको क्वेश्चन आंसर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो इसलिए चैप्टर्स भी अच्छे से रीड करें। ओके, थैंक यू। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।